तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हंटर संग जिनवू फ्यूनरल में पहुंचा। एक स्लीक ब्लैक सूट पहने हुए उसके प्रेजेंस सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। रिपोर्टर्स उस पल को कैप्चर करने के लिए भाग रहे थे जब सेरेमनी उन हंटर्स को सम्मान दे रही थी जो जीव आइलैंड रेड के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। ये मिशन पूरे देश को हिलाकर रख चुका था। ये जिन्वू का पहला ऑफिशियल मिशन था जब से उसे एस रैंक हंटर का रूप में री इवैल्यूएट किया गया था और ये उसका पब्लिक डेब्यूट था। दुनिया ने जेजू आइलैंड में देखा था जब उसने अकेले ही फॉर्मेडेबल एंट किंग को हराया था, जबकि उसके समन्ड आर्मी एंट्स के रिलेंटलेस स्वॉर्म से लड़ रही थी। मिशन की सफलता जल्दी ही नेशन वाइड सेंसेशन बन गई। इंटरनेट पर हर डिटेल पर काउंटलेस डिस्कशन शुरू हो गई। संग जिनवू के नाम हर किसी के होठों पर था। कई लोग उसकी अनपैरेलल्ड पावर और एबिलिटीज़ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सारा ध्यान पॉजिटिव नहीं था। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि अगर जिनवू रेड में पहले शामिल हो जाता तो ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती थी, जबकि कई लोग उसे डिफेंड कर रहे थे। बैटल्स में खो गए हंटर्स की ट्रैजिक रियलिटी बातों पर एक साया सा छा रही थी। क्रिटिसिज्म का बोझ इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ग्रे क्लाउड्स के नीचे जिनवू मेमोरियल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जबकि वो फॉलन हंटर्स को अपना श्रद्धांजलि दे रहा था। हवा में ग्रिफ का बोझ था और मेमोरियल पर रखे वाइट फ्लावर्स उन लोगों की करेज और सेक्रीफाइस की याद दिला रही थी जो जेजू आइलैंड पर मारे गए थे। मॉर्नर्स मेमोरियल को घेरे हुए थे। उनके चेहरों पर घाम साफ दिख रहा था जबकि वो डेड को सम्मान दे रहे थे। बिग क्यूनो अपने क्लोज फ्रेंड मिन बोगू के लॉस से डीपली इमोशनल जिनवू के पास आया। बेक हमेशा से मानता था कि कोई भी एक व्यक्ति अकेला वॉर ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन जेजू आइलैंड रेड को देखने के बाद और ये जानकर कि जिनवू ने अकेले ही बैटल का रुख बदल दिया था, उसने अपने विचार बदल लिया। ट्रैजिक लॉसेस को बावजूद बेक ने माना कि संग जिनवू ने जेजू आइलैंड का नाइटमेयर ख़त्म कर दिया था, वो काम जो कोई और नहीं कर सकता था। टोटल में 481 और 727 अवेकेंड सिविलियंस ने 5th जेजू आइलैंड रेड ज्वाइन किया था। कई लोग मारे गए और हालांकि विक्ट्री मॉन्यूमेंटल थी, पर इसकी भारी कीमत को नहीं भूला जा सकता था। डेथ टोल ग्रिम था। 64 अवेकेंड बींग्स और 32 सिविलियंस बैटल में मारे गए। फिर भी ये फाइनल रेड पिछले 4 अटेम्प्ट्स के मुकाबले में सबसे कम कैजुअलिटीज़ वाला था। एक छोटा पर सिग्निफिकेंट विक्ट्री ट्रेजेडी के बीच संग जिनवू बाद में हंटर्स एसोसिएशन के हेड प्रेसिडेंट गो गुनही के साथ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए बैठा। बात तेज़ी से जिनवू के अपने गिल्ड बनाने के प्लान्स पर आ गई। एक एस रैंक हंटर होने के नाते जिनवू को गिल्ड मास्टर्स लाइसेंस पाने के लिए जनरल स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट गो ने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन को एक फ़ोन कॉल करना होगा और बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। जिनवू ने ये बात सोच समझकर सुनी और विचार किया कि अपना गिल्ड बनाना और एस रैंक स्टेटस के बेनिफिट्स एक्सप्लोर करना उसका अगला बेस्ट स्टेप होगा। अपनी डिस्कशन के दौरान प्रेसिडेंट गो ने जेजू आइलैंड पर एक अजीब घटना का जिक्र किया। सोल्जर्स और हंटर्स को आइलैंड पर एंट्स के रिमेन्स क्लीन करने और एसेंस स्टोन कलेक्ट करने भेजा गया था, लेकिन कुछ अनयूजुअल हो गया था। आइलैंड पर रहते हुए सभी लोग मिस्टीरियसली अनकॉन्शियस हो गए थे। अफेक्टेड लोग ए रैंक और बी रैंक हंटर से नाइट गिल्ड के मेंबर्स भी, लेकिन किसी को याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। प्रेसिडेंट गो ने स्पेक्युलेट किया कि क्या जिनवू ने अनवॉन्गली कोई बैरियर या मैजिक छोड़ दी थी जो इंसिडेंट का कारण बना। जिनवू जो खुद प्रीप्लेक्स्ड था ने क्लैरिफाई किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेसिडेंट गो ने उसका एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंसिडेंट से
पजल्ड थे। कोई मेमोरी या कारण ना होने की वजह से एसोसिएशन के पास ये डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं था कि क्या ये किसी मैजिक स्पेल या किसी और फोर्स का काम था। जिन्वू ने सोचा कि क्या ये एंट्स द्वारा छोड़ा गया कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन मिस्ट्री अनसॉल्व ही रही। उनके बातचीत तब एब्रप्टली कट हो गई जब एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय आया और प्रेसिडेंट गो को बताया कि एक गेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले पहुंच गए हैं। जिन्वू से माफ़ी मांगते हुए प्रेसिडेंट गो ने खुद को एक्सक्यूज़ किया कि जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्वू ने समझदारी से हाँ में सिर हिलाया और कहा कि कोई इशू नहीं है। जिन्वू एसोसिएशन बिल्डिंग से बाहर आया और अपनी कार की तरफ बढ़ा। वो अगले काम के लिए निकलने ही वाला था कि एक आवाज़ ने उसे पीछे से रोक दिया। पीछे मुड़कर संग जिन्वू ने एक आदमी को अपनी तरफ आते देखा। आदमी ने खुद को एडम वाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया, फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का एक सीनियर ऑफिसर। जिन्वू को ये बात हैरान हुई क्योंकि उसने कभी एफबीआई के साथ इंटरैक्शन नहीं किया था। एडम ने एक्सप्लेन किया कि जिन्वू को ट्रैक करना मुश्किल रहा था, यहाँ तक कि उसने जिन्वू का ऑफिस भी विज़िट किया था। इस पे जिन्वू को जिन्हों के साथ हुई एक बात याद आई, जिसमें जिन्हों ने मेंशन किया था कि एडम जैसे किसी ने विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया था। क्यूरियस होकर जिन्वू ने पूछा कि विजिट का कारण क्या था। एडम ने रिवील किया कि उसके पास इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन है, वो जानकारी जो किसी भी और कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, सिर्फ एफबीआई के पास है। जिन्वू स्केप्टिकल था क्योंकि वो इतनी वैल्यूएबल इंटेल उसे देना चाहेंगे। एडम ने एक्सप्लेन किया कि ब्यूरो का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो स्पेशल इंडिविजुअल्स जैसे जिन्वू के साथ ये नॉलेज शेयर करें। रिसेंट जेजू आइलैंड रेड ने ब्यूरो के डिप्यूटी डायरेक्टर पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ दिया, जिसने पर्सनली जिन्वू से मिलने का रिक्वेस्ट किया था। एडम ने पास खड़ी एक कार की तरफ इशारा किया। जिन्वू को डिप्यूटी डायरेक्टर से मिलने के लिए साथ चलने को कहा। जिन्वू ने ऑफिसर को कंसीडर किया। एडम के क्लेम्स के सिग्निफिकेंस को समझते हुए जिन्वू ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला। ब्यूरो की इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पर शंका जताते हुए कहा कि वो इस बारे में सोचेगा और बाद में उनसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन जिन्वू के जाने से पहले एडम ने एक ऐसी चीज़ मेंशन की जिनसे उसका इंटरेस्ट पकड़ लिया, एक टर्म जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, अपग्रेडर। एडम ने एक्सप्लेन किया कि एक अपग्रेडर एक ऐसी अवेकेंड इंडिविजुअल है जो दूसरी अवेकेंड बीइंग्स की पावर को इन्हांस करने की यूनिक एबिलिटी रखता है। ये बात सुनते ही जिन्वू का ध्यान इमीडिएटली कैप्चर हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उनकी बात सुनने का फैसला किया। वो एडम की कार में बैठा और डिप्यूटी डायरेक्टर से मिलने के लिए चला गया। डेस्टिनेशन पर पहुंचने कर एडम ने अंदर अनाउंस किया। उन्होंने माइकल कॉर्नर फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्यूटी डायरेक्टर से मिला। कोई टाइम वेस्ट किए बिना कॉर्नर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और जिन्वू को डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक दिया। इमेजिनेशन पेपर्स। ये एक डीपर कॉन्वर्सेशन का आगाज़ था और जिन्वू समझ गया था कि उसके फ्यूचर डीलिंग्स का कोर्स बदल देगा। ट्रांसलेट। माइकल कॉर्नर ने डॉक्यूमेंट्स जिन्वू की तरफ बढ़ाए। अमेरिकन सिटीजनशिप्स के पेपर। अगर जिन्वू एक्सेप्ट करता तो जो प्रोसेस नॉर्मली सालों लेते हैं वो उसको इंस्टेंटली मिल जाता। लेकिन जिन्वू को सिटीजनशिप से ज़्यादा इंटरेस्ट था उस अपग्रेडर के बारे में जिसका एडम ने जिक्र किया था। जिन्वू क्या सच में एक ऐसा शख्स है जो अवेकेंड बीइंग्स की पावर को इन्हांस कर सकता है? कॉर्नर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और किसी को अंदर बुलाया। एक मिडिल एज्ड औरत अंदर आई। नॉर्मल सेलेनर। कॉर्नर, ये है नॉर्मा सेलेनर, दुनिया की एकमात्र शख्स जो अवेकेंड बीइंग्स की एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकती है। जिन्वू ने उसे देखा। वो किसी भी नॉर्मल अवेकेंड बीइंग से अलग लग रही थी। नॉर्मल सेलेनर का पावर। नॉर्मल ने जिन्वू की स्केप्टिसिज्म को भाप कर लिया।
नॉर्मा, लोग पहले डाउट करते हैं लेकिन जब वो मेरी पावर एक्सपीरियंस करते हैं सब मान जाते हैं। उसने एक्सप्लेन किया, हर अवेकेंड बीइंग की एक नेचुरल लिमिट होती है, बिना सेकंड अवेकनिंग के वो लिमिट अक्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उसका पावर उन लिमिट्स को 3 स्टेजेस में तोड़ सकता है। कॉनर ने कंफर्म किया कि नॉर्मा की पावर उसे करने के बाद उसे रिकवर होने में टाइम लगता है, वो सिर्फ 3-4 लोगों की साल में हेल्प कर सकती है। जिनवू का शौक। जिनवू ने पूछा, कितना इफ़ेक्टिव है ये प्रोसेस? नॉर्मा, हर किसी का रिज़ल्ट अलग अलग होता है, लेकिन 3 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद कोई भी 20 से 30% तक स्ट्रांग हो सकता है। जिनवू स्टन रह जाता है। अब समझ आया है कि हैंग डोंग सू जैसे पावरफुल हंटर ने अमेरिका क्यों शिफ्ट किया था। अगर नॉर्मा की पावर्स का पता चलता तो चाउस हो जाएगा। कॉनर ने एश्योर किया कि ब्यूरो ने नॉर्मा की सिक्योरिटी और कॉम्पनसेशन का पूरा इंतज़ाम किया है। वो सिर्फ ब्यूरो के चूजन हंटर्स की हेल्प करती है। अब वो ये गिफ्ट संग जिनवू को देना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद। नॉर्मा ने जिनवू की कलाई पकड़ी और अपनी आँखों में देखने को कहा, लेकिन जब नॉर्मा ने जिनवू की आंखों में देखा उसे अंधेरा दिखाई दिया। एक शैडो उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखें खुली हुई थी। नॉर्मा चिल्लाई और गिर पड़ी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे डरा गया। एफबीएच के एजेंट्स ने गन्स निकाल ली, लेकिन कॉनर ने उन्हें रोक दिया। कॉनर, अगर तुमने थॉमस एंड्रे या ली जोंग पर गन उठाई होती तो तुम अब तक मर चुके होते। नॉर्मा के रिवेलेशन। कॉनर ने हेल्प करते हुए पूछा, क्या हुआ? नॉर्मा, हाथी पीटी हुई। जिनवू को नॉर्मल हंटर नहीं है, वो एक किंग है, लेकिन किसी नॉर्मल किंग से भी ज़्यादा पावरफुल। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर कुछ और था, एक इन्फिनिट डार्कनेस। उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है। मीनवाइल, हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट गो गुइन अकेले बैठे थे। मिन बोंगू की डेथ उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। एक बी रैंक गेट बिजी रोड पर खुल गया था। गो ने इमीडिएटली जिनवू को कॉल किया। जिनवू ने एंटर गेट किया। जिनवू ने परमिशन लेकर गेट में एंट्री की, लेकिन गेट का रंग काला से लाल हो गया। रेड गेट। लोग चिल्लाने लगे, रेड गेट में एग्जिट तब तक नहीं खुलता जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता। बैटल इनसाइड द गेट। जिनवू ने अपने शैडो सोल्जर्स को भेजा। बू एंटी लाइक सोल्जर्स ने एनिमीज के सिर काट दिए। टैंक ने सेंचुअर लाइक बीस्ट को फाड़ डाला। इग्रिस ने बॉस के हाथ काट कर फेंक दिए। तो उस जायंट मैन ने बॉस ज़मीन में घसोट दिया। जिनवू ने कर्ज रैंडम बॉक्स से निकला हुआ की यूज़ किया। सिस्टम ने बताया, ये एक कार्टून टेम्पल का एंट्रेंस अनलॉक करेगी। गेट का लोकेशन बाद में रिवील होगा। जिनवू को याद आया वो डबल डंजन जहां सब शुरू हुआ था। जिनवू, मैंने सोचे हुए अगर सिस्टम मुझे वापस बुला रही है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। कार्टून टेम्पल में कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? नॉर्मा ने जिनवू के अंदर जो देखा वो कौन है? एफबीएच और जिनवू के बीच और क्या डील होंगी? जिनवू ने मुट्ठी भरकर की को टाइट पकड़ा। उसके दिमाग में वो पुराना टेम्पल का विजन आ रहा था जहां उसने पहली बार स्टोन स्टैचूज देखे थे। जिनवू, अगर सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है तो इसका मतलब वहाँ कोई और टेस्ट है। उसने अपने शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लिया। रेड गेट का एग्ज़िट अब खुल चुका था। गेट से बाहर जब जिनवू बाहर आया, रिपोर्टर्स और हंटर्स ने उसे घेर लिया। रिपोर्टर्स चिल्लाते हुए, हंटर्स, जिनवू आपने रेड गेट में अकेले कैसे सरवाइव किया? लेकिन जिनवू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो डायरेक्टली अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ऑफिस पहुंचते हुए जिनवू के असिस्टेंट ली जिए ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। ली जिए गुस्से से, सर आज एफबीएच वाले आए थे, उन्होंने कहा कि आप उनसे मिले बिना चले गए। जिनवू ने सिर्फ इतना कहा, उनसे बाद में बात होगी, अभी मेरे पास कोई और इम्पोर्टेंट काम है।
जिन्हो के साथ मीटिंग। जिन्हो ने अपने बिजनेस पार्टनर जिन्हो को कॉल किया। जिन्हो शॉक्ड होकर, भैया आपने एफबीएच को इग्नोर कर दिया, वो लोग डेंजरस हैं। जिन्हो सांत्वनी से, मुझे पता है लेकिन अभी मेरे पास और एक बड़ा इशू है। उसने जिन्हो को कार्टून टेम्पल की के बारे में बताया। जिन्हो गुस्से से फिर से उससे कर्स डंजन में जाना भूल जाइए। कैसे आप लास्ट टाइम बेयरली बचे थे। जिन्वू का प्लान। जिन्वू ने अपनी पॉकेट से एक मैप निकाला, वो पुराना डंजन का लोकेशन। जिन्वू फर्मली, इस बारे में अकेले नहीं जाऊंगा, हम एक टीम चाहिए। उसने 3 लोगों का नाम लिया। ली जिए, बे क्यूनो, चाइन। ये एस रैंक हंटर थे। एक हिज असिस्टेंट बनेगी और एक बीस्ट हंटर है जो काफ़ी पावरफुल है। टीम असेंबल होने के बाद एंजल दिन सभी लोग जिन्वू के ऑफिस में इकट्ठे हुए। चाहे तुम मुझे फिर से अपनी डेंजरस प्लान में इन्वॉल्व कर रहे हो बेक यू नो, पर मैं तो मज़े आने वाले हैं। लीजिए, मैं रेडी हूँ सर। डंजन की तैयारी। जिन्वू ने सबको समझाया ये डंजन नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है। वहाँ जो भी हो, सिस्टम हमें टेस्ट कर रहा है। सभी ने वेपन्स चेक किए। गेट के सामने जिन्वू ने की गेट में डाली। दरवाजे भयंकर रोशनी के साथ खुले। अंदर का सीन, पुराना टेम्पल अब बिल्कुल नया दिख रहा था। वहाँ एक जायंट स्टोन स्लेट था जिसमें नए सिंबल्स लिखे थे। सिस्टम का मैसेज आता है। अचानक सबके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हुए। सिस्टम नोटिफिकेशन, वेलकम चैलेंजर, द कार्टून टेम्पल्स ट्रायल बिगिंस, ऐसा लिखकर उस पर आता है। ट्रायल 1 था, सर्वाइव द शैडो रेप्लिकास। अचानक टेम्पल के हर कॉर्नर से जिन्वू के एग्जैक्ट कॉपीज निकले लेती उनकी शैडोज एबिलिटीज़। शुरुआत है बैटल की। जिन्वू वर्सेस हिज ओन शैडोज, टेम्पल और सीक्रेट एफबीएच के नेक्स्ट मूव। टेम्पल के अंदर जिन्वू और उसकी टीम ने देखा हर एक कॉर्नर से उसके एग्जैक्ट कॉपीज निकल रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरह शैडो पावर्स उसे यूज़ करते हुए। चाहे हेली ने शॉक्ड हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। सिस्टम ने कहा, डिफीट योर परफेक्ट कॉपीज़। जिन्वू ने, परफेक्ट कॉपीज़ मतलब इनमें मेरी सारी एबिलिटीज़ हैं। ऐसा सोचकर सभी को बेक यूनो ने जायंट टाइगर फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन शैडो जिन्वू ने उसे एक ही पंच में उड़ा दिया। लेजिए ने, श्रीलंका पावर लेवल आपके जितना है सर, इनका पावर लेवल आपके जितना है, ऐसा कहा। जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को समन करने की कोशिश की, लेकिन शैडो कॉपीज़ ने भी वही किया। जब सब होपलेस लग रहा था, जिन्वू को याद आया सिस्टम का एक रूल है, हर कॉपी परफेक्ट नहीं होता। उसने अपने टीम को सिग्नल दिया। चाहे लिन ने लाइट मैजिक यूज़ करो। चा ने अपने स्पेशल मूव चला, रेडिएंट बर्स्ट, पूरे लाइट से भर दिया टेम्पल को। लाइट में सभी कॉपीज़ थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई, उनके मूवमेंट स्लो हो गए। अब सब अटैक करो, ऐसा कहा जिन्वू ने, और सब एक साथ दौड़ गए। सभी कॉपी को जल्द ही उन्होंने हरा दिया। उसके बाद सारी कॉपीज़ वैनिश हो गई। सिस्टम ने अनाउंस किया कि ट्रायल 1 क्लियर्ड होता है। शैडो सिंक एबिलिटी अनलॉक्ड हो गई। जिन्वू ने महसूस किया अब वो अपने सोल्जर्स के साथ डायरेक्टली सिंक हो सकता है, उनके थ्रू देख और सुन सकता है। टेम्पल का फ्लोर खुला, एक जायंट पिट किला जिसमें लिक्विड शैडोज भरे थे। सर्वाइव द शैडो एबिस। जिन्वू ने टीम को रुकने को कहा, मैं अकेले ही जाऊंगा, ये मेरी पावर्स से रिलेटेड है। यूनिक लिक्विड शैडो में चैलेंज लगा दी। अंदर इन्फिनाइट डार्कनेस थी। जिन्वू ने एक विजन दिखा कि एंशिएंट वॉर बिटवीन शैडोज एंड लाइट के उसके अपने पास्ट के लाइफ के शैडो मोनार्क आखिरी सिस्टम अ ट्रू पर्पस के बारे में देखा। एक डीप वॉइस रिजनेट हुई, यू हैव पास द सिस्टम विद नेवर योर एनिमी इट वॉज, प्रिपेयर यू रिक्लेम द ट्रू थ्रोन, ऐसा कहा। जिन्हों ने आँखें प्योर ब्लैक हो गई, उसके पूरे मेमोरीज वापस आ गई। उसने मुट्ठी भर टाइट बांधी, अब मुझे समझ आ गया कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ असली शैडो मोनार्क, ऐसा उसने कहा। और इसके बाद हमें इसका जिन्वू अपनी गिल्ड मोनार्क आर्मी इंट्रोड्यूस कर पाया। एफबीएच एजेंट्स फियरफुली ट्रीट करते हैं। स्क्रीन फाड़े आउट होती है जिन्वू की ग्लोइंग रेड आंखों पर।
दी एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस बंदे को जो फ्यूचर विलन न्यूज़पेपर पर जिन्वो की फ़ोटो देखता है और कहता है फाइनली अ वर्दी ओपोनेंट। पूरी कहानी का अंत ऐसा क्या होगा आगे की स्टोरीज़ में, क्या आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी अमेजिंग होने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आगे के मानवास और मांगास भी कवर करते हुए दिख जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।